हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन आर अकेडमी फिरोजाबाद। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करेंगे इंग्लिश लिटरेचर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज पार्ट 5 को, जिसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ये सीरीज पूरी आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, DSSB, केबीएस या फिर कोई सा ऐसा एग्जामिनेशन जिसमें इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 80 को शुरू करेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ मार्लो हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेलोड्रामाटिक सीन। तो मेलोड्रामाटिक सीन का मतलब क्या होता है, ये भी हमें समझना चाहिए। मेलोड्रामाटिक सीन का मतलब होता है अ सीक्वेंस ऑफ ट्रेजिक सीन्स, यानी कि दुखद दृश्यों का एक पूरा का पूरा सीक्वेंस होता है, उसे ही हम मेलोड्रामिक सीन्स बोलते हैं। तो दुखद दृश्यों की जो सीरीज है वो आपको देखने मिलेगी सबसे ज़्यादा क्रिस्टोफर मार्लो के प्ले टेम्बल इन द ग्रेट में। ठीक है, टेम्बल इन द ग्रेट एक काफ़ी अच्छा प्ले है जो कि बेस्ड है सेंट्रल एशियन किंग तिमूर की लाइफ पर। इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब हम बात करेंगे मेलोड्रामाटिक सीन्स पर। मेलोड्रामा होता क्या है? तो मेलोड्रामा के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है कि विच प्ले वाज सपोज टू बी द फर्स्ट इंग्लिश मेलोड्रामा। तो उस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका अ टेल ऑफ मिस्ट्री। यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ, अ टेल ऑफ मिस्ट्री। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और टेल ऑफ मिस्ट्री एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1802, 1802 में इसको पब्लिश किया गया था। अगर हम इसके लिखने की बात करें, देन इट वाज रिटन बाय थॉमस होलक्रॉफ्ट। थॉमस होलक्रॉफ्ट के द्वारा इसको लिखा गया था। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम और भी बताना चाहेंगे, वो समझ लीजिए। क्वेश्चन तो छोटा है लेकिन इस पर जो फैक्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। अगर हम बात करेंगे मेलोड्रामा के इम्पोर्टेंट प्लॉट एलिमेंट्स की, तो इसमें 3 इम्पोर्टेंट प्लॉट एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है आपका प्रोवोकेशन। ठीक है, प्रोवोकेशन क्या होता है ये आप लोग समझ लीजिए। प्रोवोकेशन का मतलब होता है उत्तेजना। ठीक है ना। अब उत्तेजना का मतलब क्या है यहाँ पर? तो उत्तेजना वो है जो खलनायक, मतलब जो एंटी हीरो होता है, जो खलनायक होता है, उसके द्वारा हीरो की जो बुराई करने के लिए उकसाती है। यानी वो सारी चीज़ें जो हीरो की बुराई करने के लिए खलनायक को, यानी कि एंटी हीरो को उकसाती है, उसे हम प्रोवोकेशन कहते हैं। दूसरा जो प्लॉट एलिमेंट है वो इसमें है पैंग्स। ठीक है, वो क्या है? पैंग्स, जिसको हम पेन से बोल सकते हैं। कहने का मतलब दर्द बोल सकते हैं, दुख बोल सकते हैं। ठीक है, ये इसका दूसरा मुख्य एलिमेंट है प्लॉट का। ये वो दुख है, यानी कि ये वो दर्द है जो हीरो या हीरोइन या जितने भी जो अच्छे कैरेक्टर होते हैं मेलोड्रामा के, उनको भुगतना पड़ता है। जो खलनायक होता है उसकी बुराई करने के बाद में, यानी खलनायक जब उनकी बुराई कर देता है, उनके बारे में गलत प्रक्रिया करता है, उसके बाद में जो दर्द उन्हें झेलना पड़ता है उसको पेंग्स या पेन बोलते हैं। थर्ड और इम्पोर्टेंट एलिमेंट है आपका पेनल्टी। ठीक है, इसको भी आप नोट करिएगा। पेनल्टी क्या होता है? पेनल्टी का मतलब तो सभी लोग जानते हैं, जिसे हम जुर्माना बोलते हैं। ठीक है, जुर्माना मतलब कि सज़ा बोलते हैं जिसको। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये वो सज़ा है और ये लास्ट पार्ट होता है। क्या होता है? लास्ट पार्ट होता है। और ये वो पार्ट है जो खलनायक को भुगतना पड़ता है, यानी खलनायक को अपनी जो क्रियाकलाप होते हैं उसके बदले में जो मिलता है उसे हम पेनल्टी बोलते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेजिडी। एक ट्रेजिडी में और एक मेलोड्रामा में यही डिफरेंस है कि ट्रेजिडी में दुखांत अंत होता है हीरो का, और मेलोड्रामा में पेनल्टी के तौर पे अंत होता है किसका? जो एंटी हीरो यानी कि खलनायक होता है उसको सजा मिलती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको नोट करिएगा। चलिएगा आगे चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया हमारे सामने 81। 81 पे दिया गया है, द हीरो एंड हीरोइन इन अ मेलोड्रामा आर द पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ। जैसा कि अभी अभी बता दिया है कि हीरो और हीरोइन जो होते हैं वो इसमें सफ़र करते हैं उन सारी सर्कमस्टेंसेस की वजह से जिसको विलेन यानी कि खलनायक क्रिएट करता है। दैट मीन्स जो हीरो और हीरोइन होते हैं वो पपेट के तरीके से चलते हैं विलेन के हाथों में। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया हमारे सामने 82, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ट्रेजी कॉमेडी, और ट्रेजी कॉमेडी क्या होती है? देखिए, ट्रेजी का मतलब होता है दुखांत, कॉमेडी का मतलब होता है हास्य, मतलब दुख और हास्य दोनों का जो मिश्रण होता है उसे हम कॉमेडी कहते हैं। लेकिन इसकी सटीक डेफिनेशन है वो आप समझ लीजिए। यहाँ पर दिया है कॉमिक प्ले विच एंड्स इन अ ट्रेजिडी, यानी एक कॉमिक प्ले जो ट्रेजिडी के साथ अंत होता है, तो ये तो नहीं है। ए प्ले इन विच ट्रेजिक एंड कॉमिक सीन्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब इवनली का मतलब है बराबर बराबर बंटवारा होता है ट्रेजिक और कॉमिक सीन्स का, तो ऐसा नहीं होता।
और अ रोमांटिक प्ले विच एंड इन ट्रेजेडी, एक रोमांटिक प्ले जो ट्रेजेडी के साथ में खत्म होता है, ऐसा नहीं होता। यहाँ दिया गया है ए ट्रेजिक प्ले विच एंड्स इन अ कॉमेडी। कहने का मतलब यह है, प्ले तो ट्रेजिक होता है, ठीक है, उसमें ट्रेजिक सीन्स होते हैं, लेकिन उसका जो लास्ट होता है, एंड जो होता है, वो कैसा होता है, हैप्पीली होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। कहने का मतलब हम इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं, ए ट्रेजिक प्ले विच कंटेंस इनफ कॉमिक एलिमेंट्स, एंड जिसके अंदर क्या होता है, इनफ कॉमिक एलिमेंट होते हैं, यानी जो पर्याप्त होते हैं किसी भी दुखद घटना को एक हास्यपूर्ण या खुशी के माहौल में बदलने के लिए, ठीक है। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं, अ ट्रेजिक प्ले विच कंटेंस इनफ कॉमिक एलिमेंट्स टू लाइटन द ओवरऑल मूड, और बोल सकते हैं इसको अ सीरियस प्ले रिटन इन अ हैप्पी एंडिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 83 पर। क्वेश्चन नंबर 83 पर दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्लेस इज अ ट्रेजी कॉमेडी। विलियम शेक्सपियर का ऐसा कौन सा प्ले है जो यहाँ दिया गया है वो एक ट्रेजी कॉमेडी है। तो मच एडो अबाउट नथिंग, ठीक है, नहीं है। टिमोन ऑफ एथेंस, कॉरिलिनस और किम्बेलिन। तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, किम्बेलिन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 83 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, किम्बेलिन। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किम्बेलिन हमारा एक ऐसा प्ले है जिसको प्रॉब्लम प्ले भी माना जाता है। कुछ स्कॉलर इसको प्रॉब्लम प्ले की कैटेगरी में भी रखते हैं और कुछ स्कॉलर इसको ट्रेजी कॉमेडी की कैटेगरी में भी रखते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका आंसर हमें देना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया 84, जिसमें पूछा गया है, हु रोट द टेंडर हस्बैंड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टेंडर हस्बैंड किसने लिखा है, ठीक है। तो याद रखेंगे, द टेंडर हस्बैंड का एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं अकम्पलिश्ड फूल। मैं नोट कर देता हूँ, अकम्पलिश्ड फूल, ठीक है। दिस इज द अनदर नेम ऑफ द प्ले द टेंडर हस्बैंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, और इसको लिखा गया रिचर्ड स्टील के द्वारा। नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। इसको रिचर्ड स्टील के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एक प्ले है। इसको कॉमेडी की कैटेगरी में रखा जाएगा, रोमांस की कैटेगरी में भी हम इसको रख सकते हैं। एंड इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1703, 1703 में इसको पहली बार पब्लिश्ड किया गया था। नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 85 दिया है। 85 में पूछा गया है, नेम द लेडी हु स्टूप्स इन सी स्टूप्स टू कॉन्कर। यानी एक प्ले का नाम है सी स्टूप्स टू कॉन्कर। इसमें वह लेडी कौन है जो क्या करती है, स्टूप करती है। अब स्टूप का मतलब क्या होता है, स्टूप का मतलब होता है टू प्रीटेंड। प्रीटेंड का मतलब दिखावा करना, यानी वो लेडी जो दिखावा करती है जीतने के लिए, ठीक है। तो वो लेडी कौन सी होती है, तो यहाँ दिया मिस बार्डमेड, मिस रिवोली और मिसेज हार्डकास्टल और मिस हार्डकास्टल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, मिस हार्डकास्टल, ठीक है। दिस इज द डॉटर ऑफ मिस्टर हार्डकास्टल। मिस्टर हार्डकास्टल की ये बेटी है और इस प्ले की ये हीरोइन है, ठीक है। याद रखेंगे, ये हीरोइन है। तो ये क्या करती है, स्टूप करती है, मतलब शी प्रीटेंड टू बी अ मेड, एक नौकर बनने का नाटक करती है, टू विन और टू कॉन्कर द हर्ट ऑफ मार्लो, ठीक है ना, चार्ल्स मार्लो। चार्ल्स मार्लो के हर्ट को यानी दिल को जीतने के लिए ये क्या करती है, एक नौकर, एक सर्वेंट बनने की कोशिश करती है, मतलब दिखावा करती है। क्योंकि जो चार्ल्स मार्लो हैं वो अपने वर्ग विशेष की महिलाओं से बात करने में बहुत ज़्यादा कतराते हैं, ठीक है। वर्ग विशेष का मतलब ये, जो वेल वूमेन है, वेल बॉर्ड वूमेन है, कहने का मतलब जो अच्छे परिवार की महिलाएं हैं उनसे बात करने में वो काफ़ी ज़्यादा घबराते हैं। तो उनका दिल जीतने के लिए ये क्या करती हैं, एक सर्वेंट का रूप धर लेती हैं, सर्वेंट होने का प्रीटेंस यानी कि दिखावा करती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इसके बारे में एक चीज़ और बता दूं, शी स्टूप्स टू कॉन्कर इसको लिखा गया है किसके द्वारा, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉमेडी है जिसको लिखा गया है ओलिवर गोल्ड स्मिथ के द्वारा, ठीक है, नोट कर लेना, ओलिवर गोल्ड स्मिथ के द्वारा इसको लिखा गया है, ओके। ओलिवर गोल्ड स्मिथ के द्वारा लिखा गया है और इसको पहली बार परफॉर्म किया गया था लंदन में 1773 में।
1773 में इसको लंदन में पहली बार पब्लिश किया गया था, परफॉर्मेंस की गई थी इसकी, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया हमारे सामने 86, क्वेश्चन नंबर 86 पे दिया गया है पक, PUC के पक एन अटेंडेंट ऑफ द फेरीज एपियर्स इन, यानी पक नाम की जो एक स्पिरिट है, फेरी है, वो किस नाटक में अपियर होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अपियर होती है मिड समर नाइट्स ड्रीम में, एंड दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फेरी विच अपियर फर्स्ट टाइम। सबसे पहले आपको पक नाम की जो फेरी है, स्पिरिट है, ठीक है ना, यही आपको देखने के लिए मिलती है इस प्ले में, मिड समर नाइट्स ड्रीम में। ओके, याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया है 87, क्वेश्चन नंबर 87 पे दिया है द कॉमेडी ऑफ मैनर्स वर आल्सो कॉल्ड एज कॉमेडीज, यानी कॉमेडी ऑफ मैनर्स को हम और क्या कहते थे। तो क्लासिकल कॉमेडी, रेस्टोरेशन कॉमेडी, जेंटिल कॉमेडी और रोमांटिक कॉमेडी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका रेस्टोरेशन कॉमेडी, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स या फिर बोल सकते हैं एंटी सेंटीमेंटल कॉमेडी, ठीक है, एंटी सेंटीमेंटल कॉमेडी। एंटी सेंटीमेंटल कॉमेडी या फिर कॉमेडी ऑफ मैनर्स, दोनों का मतलब एक ही है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे। तो ये क्या करती थी, दीज टाइप ऑफ कॉमेडीज डिस्क्राइब और जेनर ऑफ रियलिस्टिक सटारिकल कॉमेडी ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड, यानी कि 1660 से लेकर और 1712 तक का जो पीरियड था, जिसे हम रेस्टोरेशन पीरियड बोलते हैं, उस पीरियड के जो भी करेक्टरिस्टिक थे, उन सभी पर ये व्यंग करती हैं, एक तरीके से उसको सटारिकल तरीके से प्रेजेंट करती हैं। एंड आस्क द क्वेश्चन अबाउट द कमेंट्स अपॉन द मैनर्स एंड सोशल कन्वेंशन ऑफ ग्रेटली सोफिस्टिकेटेड आर्टिफिशियल सोसाइटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको नोट करिएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया हमारे सामने 88, क्वेश्चन नंबर 88 पे दिया गया है द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स वाज प्रिंसिपली प्रैक्टिस्ड बाई, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को किसके द्वारा सैद्धांतिक रूप से शुरू किया गया था। तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए हम बेन जॉनसन का नाम सबसे पहले एसोसिएट करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया हमारे सामने 89, और क्वेश्चन नंबर 89 में दिया गया है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टैंड, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमेडीज डज दिस लाइन एफर्ट। तो ये लाइन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, और ये लाइनें ली गई हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड वर स्पोकन बाई पोर्शिया, पोर्शिया के द्वारा ये लाइन बोली जाती हैं, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया हमारे सामने 90, क्वेश्चन नंबर 90 पे दिया गया है हु रोट रोजलैंड। रोजलैंड नाम का ये जो बुक है या प्ले है, ये किसने लिखा है। रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस लोज, जॉर्ज पीली या थॉमस कीट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थॉमस लोज ने ये बुक लिखी है रोजलैंड, एंड इट इज़ अ जेनर ऑफ कॉमेडी, ठीक है, ये कॉमेडी टाइप में है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले है। अगर हम बात कर लें रोजलैंड की, देन दिस वाज द ओरिजिनल सोर्स फॉर एज यू लाइक इट, ठीक है ना, एज यू लाइक इट नाम का जो विलियम शेक्सपियर का एक पेस्टोरल कॉमेडी है, ठीक है, उसकी ये मेन सोर्स रही है। आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और थॉमस लोज ने इसको लिखा ही कॉमेडी है, और साथ ही साथ ये एक रोमांस है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया 91, क्वेश्चन नंबर 91 पे दिया गया है हाउ मैनी ह्यूमर्स डू यू फाइंड इन कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में कितने प्रकार के ह्यूमर्स आप लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल कंसेप्ट। तो ये ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। क्लासिकल कंसेप्ट एंड अकॉर्डिंग टू बेन जॉनसन वी फाइंड 4 काइंड्स ऑफ ह्यूमर। हम 4 तरीके के ह्यूमर देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, सभी लोगों को पता होना चाहिए। और 4 ह्यूमर होते कौन कौन से हैं। पहला होता है आपका कॉलरिक, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ जिससे आप लोग इसे हमेशा याद रखें, ठीक है। कॉलरिक जिसका मतलब होता है चिड़चिड़ापन, ठीक है, चिड़चिड़ापन, ठीक है, चिड़चिड़ापन होता है। और दूसरा है आपका सैंग्विन, सैंग्विन का मतलब होता है आशावादी, ठीक है, सैंग्विन आशावादी से हम बोलेंगे जो ज़्यादा आशावादी हो जाते हैं। इसके बाद में है आपका फ्लेगमेटिक, फ्लेगमेटिक का मतलब होता है सुस्त, ठीक है,
फ्लेगमेटिक, जिसको हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा सुस्तीला या बहुत ज़्यादा सुस्त। इसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका मेलेंकली। ठीक है, मेलेंकली का मतलब होता है दुखी। ठीक है ना, इसको लिख लेना, दुखी। तो ये 4 ह्यूमर हैं जो आपको क्लासिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में देखने के लिए मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया 92। क्वेश्चन नंबर 92 पर दिया गया है, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू यू फाइंड अ कास्केड सीन। कास्केड सीन आपको किस प्ले में देखने के लिए मिलता है? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सीन आपको देखने के लिए मिलता है द मर्चेंट ऑफ वेनिस में, याद रखेंगे इसको। ठीक है ना, मर्चेंट ऑफ वेनिस के एक्ट थर्ड और सीन 2 में, एक्ट थर्ड और सीन 2 में आपको ये कास्केड सीन देखने के लिए मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 पर दिया गया है, बेन जॉनसन रिडिकल्स इन्फीरियर पोइट ऑफ हिज डे इन। यानी बेन जॉनसन ने अपने से छोटे पोइट्स की हंसी उड़ाई है, मजाक उड़ाई है, ठट्टा लगाया है उनके छोटे होने पर। तो वो कौन सा वर्क है? वो वर्क है आपका ऑप्शन नंबर ए, द पोएटेस्टर। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 93, पोएटेस्टर नाम का इनका जो वर्क है, इसमें ही इन्होंने अपने से जो इन्फीरियर पोइट हैं, जो ड्रामाटिस्ट हैं या जो राइटर हैं, उन पर एक व्यंग किया है। और ये एक सटायरिकल कॉमेडी है, नोट करिएगा। ठीक है, सटायरिकल कॉमेडी है, नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारे सामने 94, और 94 पे दिया गया है, द थिएटर्स इन इंग्लैंड वर क्लोज डाउन। इंग्लैंड में थिएटर्स कब बंद कर दिए गए थे? तो ऑप्शन ए पर है 1638, बी पर है 1642, सी पर है 1646 और डी पर है 1648। तो क्वेश्चन नंबर 93 का जो राइट आंसर है वो है आपका 1642। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगर एग्जैक्ट डेट की बात कर लें तो 2 सितंबर, ठीक है, 2 सितंबर 1642 में, जस्ट आफ्टर द फर्स्ट इंग्लिश सिविल वॉर। इंग्लिश सिविल वॉर जो पहली बार हुआ था, फर्स्ट इंग्लिश सिविल वॉर। ठीक है, पहले अंग्रेज यानी ब्रिटिश जो गृह युद्ध था, उसके बाद में तुरंत ही जितने भी थिएटर थे इंग्लैंड में वो सभी बंद करने का आदेश दे दिया गया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया है हमारे सामने 95। क्वेश्चन नंबर 95 में दिया है, द थिएटर्स वर रीओपेंड। जब बंद कर दिए गए थे तो फिर दोबारा से थिएटर्स रीओपन हुए थे किंग चार्ल्स के वापस आने के साथ साथ। वो डेट, वो ईयर कौन सा था? तो 1654, 1658, 1660 और 1662। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का आपका 1660 यानी 1660 में। एग्जैक्ट डेट की अगर बात कर लें तो 21 अगस्त यानी कि 21 अगस्त 1660 में सभी थिएटर्स को वापसी कर दी गई थी, मतलब ओपन करने की इजाज़त मिल गई थी। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 96 दिया है, द जेंटिल कॉमेडी, जेंटिल कॉमेडी वाज प्रैक्टिस्ड बाय। जेंटिल कॉमेडी की शुरुआत किसने की है? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, जेंटिल कॉमेडी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक एग्जाम्पल है द केयरलेस हस्बैंड। नोट कर लेना, द केयरलेस हस्बैंड। ठीक है ना, केयरलेस हस्बैंड। और इसको लिखा गया है कॉली कीवर के द्वारा। ठीक है, कॉली कीवर के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, जिसको हम जेंटिल कॉमेडी की कैटेगरी में रखते हैं। और इसको पहली बार बोल सकते हैं पब्लिश्ड किया गया था 1704 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द केयरलेस हस्बैंड इज आल्सो अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ जेंटिल कॉमेडी। नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया 97। क्वेश्चन नंबर 97 पे दिया है, द स्टोरी ऑफ ड्राइडेंस ऑल फॉर लव फ्रॉम। ड्राइडन का जो वर्क है ऑल फॉर लव, ठीक है ना, एक हीरोइक ड्रामा है। इसको किस से लिया गया, मतलब कहाँ से इसको अडॉप्ट किया गया है? जूलियस सीजर, सीजर एंड क्लियोपेट्रा, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, रिटन बाई विलियम शेक्सपियर। ओके, नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया हमारे सामने 99। क्वेश्चन नंबर 99 पे दिया है, विच ओकेजन इज सेलिब्रेटेड विद अ मास्क। यानी कि मास्क के द्वारा जो सेलिब्रेशन हुआ था टेम्पेस्ट नाम के इस प्ले में, उसमें क्या ओकेजन सेलिब्रेट किया जा रहा था? ठीक है, तो उसमें जो ओकेजन सेलिब्रेट किया जा रहा था वो था इंगेजमेंट ऑफ कपल्स। कहने का मतलब है द वेडिंग ऑफ फर्डिनेंड एंड मिरिंडा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द
राइट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 104 पर। क्वेश्चन नंबर 104 पर दिया गया है अ फार्स इज अ, एक फार्स क्या होता है? तो फार्स एक ऐसी कॉमेडी होती है एक तरीके की जो लोगों को ठट्ठा लगाकर हंसने के लिए मजबूर कर देती है, इतनी ज़्यादा उसमें लाफ्टर होती है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, कॉमेडी दैट कॉजेज बूस्टरस लाफ्टर। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया हमारे सामने नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है 105। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फार्स इन अ प्ले वाज टू प्लीज। कहने का मतलब जो फार्स प्ले होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य किन लोगों को हंसाना होता है? तो वो लोग होते हैं आपके लोअर क्लास ऑफ द स्पेक्टेटर, यानी जो लोअर क्लास कैटेगरी के स्पेक्टेटर होते हैं उनको खुश करने का ही इसका उद्देश्य होता है, ठीक है ना। आगे चलेंगे 106 पर। 106 पर दिया गया है ये ड्रामाटिक मोनोलॉग इज अ स्पीच, यानी ड्रामाटिक मोनोलॉग एक स्पीच है बाई करेक्टर एक्सप्रेसिंग द इनर मोस्ट फीलिंग और थॉट। तो वो किस तरीके की स्पीच है? पोइटिक स्पीच है, नोवेल स्पीच है, सटायरिकल स्पीच है या लव स्पीच है? तो यू नो वेरी वेल कि ड्रामाटिक मोनोलॉग कैन बी सीन इन पोएम ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड टेनिसन, और वो सभी पोएम क्या हैं? पोइटिक वर्क हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, और ड्रामाटिक मोनोलॉग इज अ पोएटिक स्पीच, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया हमारे सामने 107, और 107 पे पूछा जा रहा है हु हैज़ रिटन द मैक्सिमम नंबर ऑफ ड्रामाटिक मोनोलॉग। सबसे ज़्यादा ड्रामाटिक मोनोलॉग लिखने वाले ड्रामाटिस्ट, राइटर या पोइट का नेम क्या है? तो उसका नेम है रॉबर्ट ब्राउनिंग। और क्वेश्चन आ जाता है हु इज़ वेल नोन एंड वेल पॉपुलर इन ऑल ऑफ देम, देन द राइटर विल बी रॉबर्ट ब्राउनिंग फॉर राइटिंग द ड्रामाटिक मोनोलॉग। ओके गाइस, चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 108 दिया गया है, इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोलॉग्स इज रिटन बाय टेनिसन। लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन के द्वारा लिखा गया ड्रामाटिक मोनोलॉग कौन सा है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूलिसिस इज वन ऑफ द बेस्ट ड्रामाटिक मोनोलॉग रिटन बाय लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन। ये सिंगल पर्सन की स्पीच है इसमें, जिसका नाम है द किंग ऑफ इथाका, दैट मीन्स यूलिसिस। ओके, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया हमारे सामने 109 पे पूछा रहा फील आई अलोन इन वर्ड्स एंड डीड्स वाई ऑल मैन स्ट्राइव एंड हु सक्सीड नेम द ड्रामाटिक मोनोलॉग ऑफ द अबव लाइन्स। ये जो लाइन दी गई हैं ये किस ड्रामाटिक मोनोलॉग में आपको देखने के लिए मिलती हैं? तो मैन एंड सुपरमैन, यूलिसिस, माई लास्ट डचेज और द लास्ट राइड टुगेदर। तो नोट कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट राइड टुगेदर रिटन बाई रॉबर्ट ब्राउनिंग, ठीक है ना। रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखा गया ड्रामाटिक मोनोलॉग है, उसमें आपको ये लाइन से देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए गाइस आगे चलेंगे 110 की तरफ। 110 पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। ये लाइन आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं? तो नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी यूलिसिस की, ठीक है। और यूलिसिस लिखा गया है अल्फ्रेड टेनिसन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 111 पर है रब्बी बेन एजरा, रब्बी बेन एजरा वाज। देखिए रब्बी बेन एजरा यहाँ पर जो दिया गया है ये एक वर्क में इसका टाइटल है एक वर्क का, और वो टाइटल किसके द्वारा लिखा गया है, और यहाँ पर जो रब्बी बेन एजरा हैं वो कौन है? ठीक है, ए रिनाउंड इजिप्टन, अ ज्यूस स्कॉलर, एन अरबियन नोबलिस्ट, एन ईरानियन स्टेट्समैन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अ ज्यूस स्कॉलर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। रब्बी बेन एजरा ये एक ड्रामाटिक मोनोलॉग है, याद रखेंगे क्या है ये एक ड्रामाटिक मोनोलॉग है, और ड्रामाटिक मोनोलॉग है, इसको लिखा किसके द्वारा गया है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसको लिखा गया है रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा, ठीक है ना। रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा इसको लिखा गया है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह आ जाता है कि जब रब्बी बेन एजरा एक ड्रामाटिक मोनोलॉग है तो एक ज्यूस स्कॉलर ये कैसे हो सकते हैं? तो इसका नाम है रब्बी बेन एजरा, लेकिन इसमें जो रेफरेंस दिया गया है वो दिया गया है अब्राहम एजरा का, ठीक है ना। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, अब्राहम इब्न एजरा, ठीक है। अब्राहम इब्न एजरा जो कि एक ज्यूस स्कॉलर हैं, ज्यूस पोइट हैं, ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था ट्यूडेला में, ट्यूडेला। और ये कहाँ पर है? स्पेन में है ये, ठीक है, नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ये 12th सेंचुरी के
राइटर यानी कि स्कॉलर है। चलिए गाइस आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 112 दिया गया है। 112 पर पूछा जा रहा है अ पोएटिक प्ले इज आल्सो कॉल्ड। एक पोएटिक प्ले को हम क्या कहते हैं? तो यू नो वेरी वेल, एक पोएटिक प्ले को हम क्या बोलते हैं? पोएटिक का मतलब होता है वर्स। क्या होता है? वर्स। तो पोएटिक प्ले को हम वर्स प्ले भी बोलते हैं, पता है ना, वर्स ड्रामा भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको इंटेंड किया जाता है ओनली रीड, टू ओनली रीड, कहने का मतलब सिर्फ पढ़ने के लिए इंटेंडेड है, न कि इसको परफॉर्म करने के लिए। और जो पढ़ने के लिए इंटेंडेड किया जाता है उसको सिर्फ हम बोलते हैं क्लोजेट ड्रामा। तो हाउ मेनी नेम्स हियर? अ पोएटिक प्ले, अ वर्स ड्रामा, अ वर्स प्ले और अ वर्स ड्रामा क्लोजेट प्ले, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका क्लोजेट प्ले करेक्ट हो जाएगा। इसको अलग अलग नेमों से जाना जाता है, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 113 की। नेम द ओनली पोएटिक प्ले रिटन बाई वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक पोएटिक प्ले लिखा है, वो कौन सा है? तो वेरी वेल अंडरस्टैंड, द बॉर्डरस इज अ पोएटिक प्ले रिटन बाई विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया हमारे सामने 114। 114 पे पूछा जा रहा है द पोएटिक प्लेज बिकम पॉपुलर इन रोमांटिक एंड विक्टोरियन एज, क्लासिकल एंड नियो क्लासिकल एज, एलिजाबेथन एंड कैरोलिन एज और मॉडर्न एज। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शंस, इसके जो ऑप्शंस दिए गए उसके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है वो है आपका रोमांटिक एंड विक्टोरियन एज, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें यूरोपियन लिटरेचर की, यूरोपियन लिटरेचर में ये जो फेमस हुए थे, पॉपुलर हुए थे ये प्ले, वो हुए थे आपके 15th और 16th सेंचुरी में, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकता है, ठीक है। इंग्लैंड की बात करें, रोमांटिक एंड विक्टोरियन एज में ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया है 115। अ पोएटिक प्ले इज रिटन इन। पोएटिक प्लेज किस में लिखे गए हैं? ब्लैंक वर्स में, मोनोलॉग्स में, सॉलिलोक्वीज या इनमें से कोई नहीं। तो पोएटिक प्ले लिखे गए हैं आपके ब्लैंक वर्स में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पोएटिक प्ले इज रिटन इन ब्लैंक वर्स, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारे सामने 116। क्वेश्चन नंबर 116 पे दिया गया है द थीम ऑफ द शैलीज पोएटिक प्ले हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ ग्रीक प्ले राइट, नेम द प्ले। यानी कि शैली, पीवी शैली का एक वर्क है जिसकी थीम किसी ग्रीक प्ले राइट से ली गई है, तो उस प्ले का नेम क्या है? तो वो प्ले है आपका प्रोमेथ्यूस अनबोर्न, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 117 दिया गया है और 117 में पूछा गया है हु स्टार्टेड द व्यू ऑफ प्रॉब्लम प्लेस। प्रॉब्लम प्लेस को किसके द्वारा अच्छे तरीके से शुरू किया था? तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका हेनरी इब्सन। हेनरी इब्सन के द्वारा प्रॉब्लम प्लेस को काफ़ी जोरदार तरीके से शुरू किया गया था, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारे सामने 118। क्वेश्चन नंबर 118 पे पूछा जा रहा है विच प्रॉब्लम इज एक्सपोज्ड इन गाल्स वर्डीज स्ट्राइक। तो स्ट्राइक में क्या होता है? स्ट्राइक होती है एंड इट वाज अ कॉन्फ्लिक्ट अमोंग लेबर एंड कैपिटल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि मतलब लेबर और जो उद्योगपति हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट इसमें दर्शाया गया है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया है, तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही कराएंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको किस तरीके के क्वेश्चंस देखना पसंद है। ओके, थैंक यू।